सीएम धामी ने इसरो के 4 छात्राओं से की मुलाकात। देहरादून स्थित IIRS सेंटर में पहुंचे थे इसरो के छात्र। सीएम धामी ने की सभी से बातचीत। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट निर्माण को शर्तों के साथ मंजूरी। पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं। हरिद्वार में सभी आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा। सीएम धामी ने बैठक में मांगा ब्यौरा। जल्द ही लोगों को दी जाएगी सहायता राशि। राज्य के सभी उद्योग इकाइयों की ड्रोन से मैपिंग। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने योजना से संबंधित प्रस्ताव मांगे। मैपिंग की रिपोर्ट सिडकुल को उपलब्ध। राजधानी दून में मानसून सत्र की तैयारियां। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा सत्र। सत्र में से अधिक प्रश्नों पर होगी चर्चा। और उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तेज गर्जना और बिजली चमकने की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल द्वारा पहली बार ड्रोन कैमरे के जरिए खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। किसानों को बाढ़ के बाद जलभराव वाले खेतों में कीटनाशक के छिड़काव में आ रही परेशानी को देखते हुए शुगर मिल प्रबंधक ने इस पहल की शुरुआत की। प्रतिदिन 200 हेक्टेयर भूमि पर ड्रोन कैमरे के जरिए दवाओं के छिड़काव को किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले महीने लक्सर और खानपुर क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। सरकार ने हरिद्वार जिले को बाढ़ आपदा जिला घोषित कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन लक्सर और खानपुर क्षेत्र में अभी भी किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किसान खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को बचाने के प्रयास में जुटे हैं। शुगर मिल के मैनेजर BP सिंह तोमर और सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 50% कम किराए पर किसानों को ड्रोन कैमरा उपलब्ध कराया जा रहा है। मिल प्रबंधन की तरफ से कीटनाशक दवाई दी जा रही है। प्रतिदिन 200 हेक्टेयर भूमि पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा और उनके द्वारा जलभराव वाले 20,000 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां उधारी के रुपए देने के नाम पर बुलाकर युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा गांव निवासी नदीम का अपने ही गांव के सुमित के साथ पैसों का लेन देन चल रहा था। नदीम के मुताबिक उसने सुमित को 6,000 रुपये उधार दिए थे, जिसकी वजह से सुमित ने अपना फ़ोन नदीम के पास गिरवी रखा हुआ था। हमले में नदीम को गंभीर चोटें आई हैं। सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने नदीम को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। मामला क्या है सर, मेरे एक पैसे थे 6,000 रुपये। उसने अपना फ़ोन मेरे पास गिरवी पे रखा था और आज उसने मुझे कहा कि मोबाइल लिया और पैसे ले जा। मुझे बाग में बुलाया उसने मोहनपुरे के। मैं वहाँ पे गया पैसे लेने के लिए मोबाइल लेके, तो उसने मोबाइल तो ले लिया मेरे से और उसने फिर जेब से अपने धारदार कुछ चाकू निकाला और मेरे 2 वार करे सीधे। और नाम लड़के का सुमित है, एक उसका दोस्त है रुपेश। इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपको उनके साथ? नहीं, इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिन हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त नियुक्ति के लिए 6 माह के अतिरिक्त समय देने की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 3 माह का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि हम हाथ जोड़कर सम्मानित हाईकोर्ट को धन्यवाद करते हैं। अब प्रदेश में घोटालों भ्रष्टाचार का जो दौर चल रहा था, प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा था और भ्रष्टाचार भी किया जा रहा था। सरकारी पैसों का दोहन किया गया है। जनता की आंखों में धूल झोंकी है, विकास को अवरुद्ध किया है। वो लोग अब चिन्हित होंगे। स्वागत योग्य फैसला है। हम हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं सम्मानित हाईकोर्ट को। आप कम से कम प्रदेश के अंदर जो घोटालों को, घपलों को, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था सालों साल से, वो खत्म होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन लोगों ने भेड़िए की
खाल पहनकर उत्तराखंड को दीमक की तरह 23 सालों में चाटा है। भू माफियाओं को, शराब माफियाओं को और खनन माफियाओं को संरक्षण दिया है और भ्रष्टाचार किया है, सरकारी पैसे का दोहन किया है, जनता की आंखों में धूल झोंकी है, विकास को अवरुद्ध किया है। 23 साल के उत्तराखंड में हम आज आगे जिनकी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं वो लोग चिन्हित होंगे जो दीमक की तरह उत्तराखंड को चाट खा रहे थे। इसलिए हम हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहते हैं। अब ये धामी सरकार के ऊपर है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को कितना गंभीर रूप से लेती है और जल्द से जल्द क्रियान्वयन करती है। खबर नैनीताल से है, जहां भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय की छात्राओं ने नैनीताल कोतवाली में नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी और पुलिस के जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी। वहां पहुंची छात्राओं ने कहा कि बहुत से पुलिस भाई अपने घरों से दूर हैं, उन्हें बहनों की कमी महसूस न हो, इसलिए आज पुलिस के कर्मी भाइयों को हस्त निर्मित राखी बांधी है। नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने विश्वास दिलाया कि नगर की बहनों को जब भी पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी, पुलिस तत्परता से उनकी रक्षा के लिए खड़ी दिखाई देगी। जी बहुत उत्साहित हैं। ये बच्चों ने अपने हाथ से बनाई। इनका ये था कि कई जो हमारे रक्षा करने वाले यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, कई लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती, कईयों की बहनें नहीं हैं और ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है जिसमें बहनों की याद आती है। कम से कम अपने बहनों को यहाँ पर पाएंगे। इन्होंने राखी बांधी है और बड़ा अच्छा लगा ये बच्चों को भी, क्योंकि कईयों के भाई भी नहीं हैं। जिस तरीके से आप देते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसी उसमें जो है सैनिक स्कूल के बच्चे राखी बांधने के लिए आए थे और उनके द्वारा मुझे और हमारे जवानों को राखी बांधी गई, क्योंकि हमारे बहुत सारे जवानों को छुट्टी नहीं मिलती, वो घर पे नहीं जाते, तो इसलिए उनको यही एक जो भाई बहन का जो एक अटूट प्यार है उसको दर्शाया गया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे नगर निगम को पार्षदों के दबाव के बाद बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में विपक्ष के पार्षद निगम की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे थे। इसी बीच गंगानगर के पीड़ित बड़ी संख्या में बोर्ड की बैठक में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। मेयर की पहल पर सभी को बिठाकर शांत किया गया और उनकी बात सुनी गई। गंगानगर निवासियों ने बैठक के बीच में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेयर ने तुरंत अधिकारियों को समस्या समाधान के आदेश दिए और कार्य में हो रही देरी पर उन्हें लताड़ लगाई। समस्या ये है, कुछ भी नहीं बचा घर में, सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कुछ नहीं बचा है, सारे में अंदर पानी पानी भरा पड़ा है। खाने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं, कोई अंदर आया ही नहीं पानी के उससे, कोई भी। मैं आभार व्यक्त करूंगी और उनकी सहन शक्ति को मैं नमन करूंगी कि 15 दिन बाद, आपदा के 15 दिन बाद, परेशानी में गुजारने के, दहशत में गुजारने के बाद आज उन लोगों का संयम का बांध टूटा। वो अब तक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये आपदा दैवीय आपदा है, ये समय समय पे आती रहती है। ऐसे नहीं है कि पहली बार आई है आपदा यहाँ पे। देखिए ऐसा है, वैसे आपको पता होगा कि पहली बारिश 9 तारीख हुई थी, दूसरी बारिश हुई 13 तारीख को। 13 तारीख से अभी तक गंगानगर की कम से कम गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 1, 2, 3, 5, 8, 4, 7 मतलब सारी गलियों में पानी जमा है। आज भी कम से कम 2-2, 2.5 फीट घरों के अंदर और कम से कम 250 घरों में पानी घुसा होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। मीडिया से बात करते हुए बागेश्वर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं में हो रहे अत्याचार और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। इसी बीच बागेश्वर का उपचुनाव सामने आया है। हमको पूरा विश्वास है कि बागेश्वर में बेहतर निर्णय कांग्रेस के पक्ष में मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से मेजोरिटी की सरकार प्रदेश में है, 1.5 साल सरकार के हो चुके हैं। बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन 1-1.5 साल में उत्तराखंड में जो माहौल बना हुआ है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी के विधायक लोगों की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आने वाले 2024 में प्रदेश में एक नया माहौल देखने को मिलेगा और कांग्रेस के साथ ही जनता खड़ी नजर आएगी। जब एक मेजॉरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लगभग 1.5 साल अब उसको पूरे हो गए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में हुआ है, हमारा संगठन, हमारे विधायक सभी, चाहे वो सड़कों पर हों चाहे विधानसभा के अंदर हों,
वो सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। लोगों की आवाज़ बनकर उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है और मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट निश्चित ही यहाँ आएगा और 2024 में एक नया माहौल जो आने वाला समय है उसकी भी एक कहीं ना कहीं छवि इस चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है तो दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। गणेश गोदियाल ने सरकार से अपील की है कि वो कानून लाकर लोगों को बचाए। गणेश गोदियाल ने सरकार से प्रभावितों को मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं गणेश गोदियाल ने प्रभावित लोगों से लामबंद होने की भी अपील की है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। नंबर एक बात कि जो लोग इन सड़कों के किनारे बसे हैं, यकीनन उसमें से अधिकांश लोग आज के नहीं बसे हैं। ये लोग पुश्तैनी, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, इस प्रकार से पुश्तैनी रूप में बसे हुए लोग हैं। क्या सरकारों को इतने साल से इनके वहाँ पर बसने का कोई अंदाज़ा नहीं था? क्या सरकार को ये पता नहीं था? खबर कोटद्वार से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर में जहां भी अवैध निर्माण अतिक्रमण हो रहा है वहां से स्थानीय प्रशासन द्वारा उसे हटाया जा रहा है। इसी क्रम में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगम द्वारा पक्के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय मार्ग पर निगम अतिक्रमण हटा रहा है। इस बीच नगर निगम की व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसमें हमारे द्वारा लगातार कई बार इन लोगों के साथ बैठक भी की गई है। इसमें जो नगर के जो गणमान्य व्यक्ति उनके साथ बैठक हुई है, व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। तो हमने उनको पहले यही प्रस्ताव दिया था कि यदि अच्छा होगा यदि आप लोग अपने स्तर पर ही जो अतिक्रमण इसमें हटा लेंगे, कि काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी जगह पर जो है रोड पर NH पर और अंदर हमारी जो बाकी इंटरनल रोड्स हैं उन पर भी अतिक्रमण किए हुए, नालियों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने इस बात पर प्रभाव भी पड़ा है और उन्होंने हटाए भी हैं, परंतु आज इसी क्रम में आज कार्रवाई हो रही है। जहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए हैं, लंबे समय तक कहने के बाद नोटिस भी दिए गए हैं उनको, नोटिस का कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो वहीं पर आज अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सभी 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और आनुषंगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट।
बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा का कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक ईमानदारी से देश की सेवा में लगी हुई है। हमारे ऊपर अगर हमने कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके कारण से कुछ परिवर्तन हो रहा हो, या हमारा कोई कार्यकर्ता है, चाहे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो मान सकते हैं। कि नामांकन के दिन से लेकर आज तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, मेरे राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जी और तमाम विधायक, पूर्व विधायक वहां कैंप कर रहे हैं और हम कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहते। हमने चंपावत में देखा कि किस तरह की अंधेर गर्दी करके चंपावत चुनाव हुआ था, इसलिए अब दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। आज से हमारे प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी का वहां दौरा है और माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बूथों को टटोलेंगे और निश्चित रूप से इस खबर को लेकर, उनके आगमन को लेकर बागेश्वर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है, तो दूसरी ओर बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देर शाम कोर्ट ने सभी को 5-5 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। कुल मिलाकर बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कब तक राज्य में गिरफ्तारी पर बवाल शांत होता है। इसके साथ ही बागेश्वर का परिणाम किसको जीतों का ताज पहनाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही।